वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस कम्युनिटी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एलिमेंटर प्रो की मदद से एक कस्टम हेडर क्रिएट करेंगे। उस हेडर को हम स्टिकी करेंगे ताकि हमारा ओवरऑल हेडर स्टिकी रहे। हम हेडर को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे एंड साथ साथ जैसे हम अपने हेडर को स्क्रॉल करेंगे हमारा हेडर जो है वो उसका बैकग्राउंड स्मूथली चेंज हो जाएगा और उसका जो लोगो है वो श्रिंक हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि इस ट्रांसपेरेंट हेडर को मैं जो ही मूव करता हूँ इसका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज हो रहा है, साथ साथ उसका जो लोगो है वो खुद ब खुद श्रिंक हो रहा है। विदाउट एनी एडिशनल प्लगइन एलिमेंटर प्रो की मदद से हम ये सारी चीज़ें अचीव करेंगे। सिर्फ हमें कुछ कस्टम CSS यूज़ करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे मौजूद हूँ। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपके पास एलिमेंटर प्रो मस्ट होना चाहिए, क्योंकि एलिमेंटर प्रो की मदद से ही आप एक कस्टम हेडर क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरे पास एलिमेंटर प्रो है। एलिमेंटर प्रो होगा तो आपके पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन होगा। आप इस पर हवर करने के बाद थीम बिल्डर सेलेक्ट कर लें। इस वक्त मैं हेडर क्रिएट करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे डायरेक्ट हेडर पे क्लिक कर सकते हैं या आप ऐड न्यू पे क्लिक करके हेडर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से आप हेडर सेलेक्ट कर लें, उसे नेम दे दें एंड आप क्रिएट टेम्पलेट कर दें। आपके पास डिफ़ॉल्ट में कुछ हेडर आ जाएंगे अगर आप यूज़ करना चाहें। मैं चूँकि स्क्रैच से बनाऊँगा इस वजह से मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। आप यहाँ पे हम लोग हेडर क्रिएट करेंगे। हेडर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले सेक्शन चाहिए। आप प्लस पे क्लिक करें। आपके पास डिफरेंट रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। मुझे एक सेक्शन में 2 कॉलम्स चाहिए। मैं ये सेलेक्ट करूँगा जिसमें हमारे पास 2 कॉलम मौजूद होंगे। अगर आप किसी कॉलम को पकड़ें, यहाँ से आप उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, या अगर आप कॉलम को सेलेक्ट करें आप यहाँ से उसका साइज़ बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से 30 करूँ इसकी जो विड्थ है वो 30 हो जाएगी। मुझे इमेज चाहिए, यहाँ से मैं इमेज सर्च कर लेता हूँ एंड देन उसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ। इसी तरीके से मुझे नेव मेन्यू चाहिए, उसे भी मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से इमेज में अपने मीडिया लाइब्रेरी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये इमेज सेलेक्ट करके उसे इंसर्ट कर देता हूँ। देन आपके पास इमेज साइज़ है। मैं ऐसे कुछ नहीं करता। इमेज साइज़ यहाँ से मैं ऐसे कुछ नहीं करता। इसकी अलाइनमेंट जो है उसे लेफ़्ट कर लेता हूँ। स्टाइल में आने के बाद इमेज जो है उसको मैं पिक्सल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से उसे 130 दे देता हूँ। हमारी जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो मैंने 130 कर लिया है। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसकी अलाइनमेंट मिडल कर लेता हूँ एंड एडवांस में डालने के बाद इसकी पैडिंग जो है उसको मैं अनलिंक कर लेता हूँ ताकि इसकी पैडिंग 0 हो जाए। और आप देख रहे हैं कि जो हमारा इमेज है वो थोड़ा सा लेफ़्ट पे चला गया है। इस तरीके से नेक्स्ट कॉलम उसकी अलाइनमेंट यहाँ से मैं मिडल कर लेता हूँ। उसके बाद एडवांस में जाने के बाद उसकी जो पैडिंग है उसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। देन इट्स टाइम टू कस्टमाइज़ आवर नेव मेन्यू। नेव मेन्यू पे क्लिक करें। यहाँ से नेव मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं। आपने यहाँ पे देखना है कि आप कौन सा मेन्यू यूज़ करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे मेन यूज़ किया है जो कि मैंने वर्डप्रेस के अपीयरेंस में मेन्यूज़ में जाके बनाया है। ये कैसे चेक करते हैं, जैसे यहाँ से मैं दोबारा डैशबोर्ड में जाता हूँ एंड यहाँ से मैं अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यूज़ में आता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट किया हुआ है जिसका नेम है मेन, और उसमें आपको 3 पेजेस नज़र आ रहे होंगे। यही मेन्यू मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और डिफ़ॉल्ट में चूँकि और कोई नहीं है तो यही सेलेक्ट है। इसकी अलाइनमेंट यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ। स्टाइल में आने के बाद इसकी टाइपोग्राफी, यहाँ से आप जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं कि आप कौन सा इसका टेक्स्ट फाउंड यूज़ करना चाहते हैं, यानी फाउंड फैमिली। यहाँ से मैंने कोई भी सेलेक्ट की और यहाँ से आप उसका साइज़ दें। जैसे इसका मैंने साइज़ 30 कर लिया। इस तरीके से इसका वेट जो है वो मुझे 600 चाहिए और मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं इसे अपर केस में कन्वर्ट करता हूँ। अपर केस में इस तरीके से मैं जो लेटर स्पेसिंग है उसे 1.5 कर देता हूँ।
देन उसके बाद आपके पास टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, सो इसे हम सेलेक्ट करते हैं। उससे पहले हम पॉइंटर कलर जो है उसे वाइट कर देते हैं। सो यहाँ से मैंने इसे वाइट कर दिया। देन टेक्स्ट को मैं वाइट कर देता हूँ। सो ये टेक्स्ट जो है अब हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसका कलर वाइट है। सो अब हम इसे पब्लिश करते हैं। सो लेट्स पब्लिश, कंडीशन ऐड करते हैं एंड इसे सेव एंड क्लोज कर देते हैं। सो अब हम अपनी साइट जो है उसको रिफ्रेश करते हैं। सो हमारा हेडर जो है वो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हेडर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। तो ट्रांसपेरेंट के लिए मुझे इसको अपने कंटेंट के नीचे मूव करना पड़ेगा। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो मेन हीरो सेक्शन है उस पर हमारा आए। सो मैं यहाँ से सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा, एडवांस में आऊँगा, यहाँ से अनलिंक करूँगा और ये जो मार्जिन है इसको मैं -150 कर दूँगा, यानी -150 में बॉटम से इसको किया। सो जो हमारा हेडर है वो हमारे जो हीरो सेक्शन है उस पे आ जाएगा। सो हाइट में आने के बाद यहाँ से मैं इसे 150 इसकी हाइट भी बता देता हूँ कि ये 150 है। सो अब यहाँ से मैंने अपडेट किया। सो इसे रिफ़्रेश करते हैं। सो हमारा हेडर तो मौजूद है, वो हमारे सेक्शन के ऊपर आ गया है हीरो सेक्शन पे, लेकिन हमारी लोगो नज़र नहीं आ रही। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना मेन सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। देन एडवांस में आते हैं, आपको यहाँ पे Z इंडेक्स का ऑप्शन मिलेगा। सो फिलहाल के लिए इसे मैं 2 कर लेता हूँ एंड अपडेट कर देता हूँ। सो अब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे। सो हमारा जो लोगो है वो भी हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जो ही मैं इसे नीचे लेके जाता हूँ सो ये हमारा हेडर जो है वो स्टिकी नहीं है। सो अब हमें इसे स्टिकी भी बनाना है। सो अगेन हम अपने हेडर पे आते हैं, एडवांस में आएंगे आप, उसके बाद आपके पास मोशन इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन होगा। सो मोशन इफ़ेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे आपके पास स्टिकी का ऑप्शन है। सो यहाँ से मैं इसे स्टिकी टॉप कर देता हूँ। स्टिकी टॉप करने के बाद अब मैं इसे अपडेट करता हूँ एंड अगेन इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो अब मैं अगर अपने हेडर को मूव करूँ सो हमारा हेडर जो है वो स्टिकी हो चुका है। लेकिन अब मैंने ये करना है कि मैं अपने हेडर का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना चाहता हूँ। जैसे मैं स्क्रॉल करूँ मेरे हेडर का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए। सो उसके लिए अगेन आप अपने मेन सेक्शन को सेलेक्ट करें हेडर के, उसके लिए हमें कुछ CSS चाहिए। सो मैं CSS का यूज़ करूँगा। सो अगर आपको CSS का पता नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। CSS की मदद से हम लोग डिज़ाइन करते हैं अपने एलिमेंट्स को। सो एलिमेंटर में अगर आप CSS यूज़ करना चाहते हैं या किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सेलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद चूँकि मैंने स्टिकी का इफेक्ट लगाया हुआ है, स्टिकी टॉप, तो उसके लिए मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा एलिमेंटर स्टिकी इफेक्ट्स। सो उसके साथ आपको डॉट नज़र आ रहा होगा, चूँकि हम लोग जब भी क्लास यूज़ करते हैं तो क्लास के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है और बैकग्राउंड में आपके पास RGBA है, जो कि हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू और उसकी ओपेसिटी का कलर है कि हम लोग चाह रहे हैं कि ये कलर हम यूज़ करें। सो ये भी मैं आपको कुछ टाइम में एक्सप्लेन करूँगा। सो तब तक के लिए हम जस्ट कोड को कॉपी करेंगे। इस तरीके से आपने भी कोड को जस्ट कॉपी करना है। मेन सेक्शन आपने सेलेक्ट करना है हेडर का और आप कस्टम CSS में आएँ और यहाँ से आप अपने कोड को पेस्ट कर दें। सो आप देख रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो आ गया है। लेकिन अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूं सो अब हमारा पहले जो ट्रांसपेरेंट था वो रिमूव हो गया है, जो कि मैं नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ इसे स्क्रॉल करूं उसके बाद ये आए। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग अगेन अपने हेडर में आएंगे। यहाँ पे आपके पास एडवांस में आने के बाद आप मोशन इफ़ेक्ट्स में आए। यहाँ पे आपके पास स्टिकी स्टॉप में आपके पास ऑफसेट और इफ़ेक्ट्स ऑफसेट का ऑप्शन होगा। सो ऑफसेट अगर मैं यूज़ करूँ सो उससे आपका हेडर जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। सो मैं इसको 0 कर लेता हूँ। ऑफसेट्स इफ़ेक्ट्स बेसिकली ये हमारा इसके साथ काम है। सो अगर मैं इसे 100 कर लूँ यानी 100 पिक्सल, सो अब ये हमारा इफेक्ट जो है 100 पिक्सल मूव होने के बाद होगा। जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ
अगेन हमारा हेडर ट्रांसपेरेंट है। अब जब अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ सो आफ्टर 100 पिक्सल हमारा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया है, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो फौरी तौर पे चेंज हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि स्मूथली चेंज हो। सो उसके लिए हम अगेन CSS का कोड यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट कोड जो आपको नज़र आ रहा है इसमें हम लोग ट्रांजिशन यूज़ कर रहे हैं। 1 सेकेंड ईज इफेक्ट लगाया है कि हम चाह रहे हैं स्मूथली हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए 1 सेकेंड में। सो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे जाके अगेन कस्टम CSS में आने के बाद इसे पेस्ट कर देंगे एंड इसे दोबारा पब्लिश कर देंगे। सो अगेन यहाँ से आके रिफ्रेश करते हैं। अब अगर हम मूव करेंगे सो स्मूथली हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो रहा है। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्मूथली बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। सो इस तरीके से हमारा जो बैकग्राउंड है हमने वो भी यूज़ कर लिया। सो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो लोगो है वो भी श्रिंक हो जाए। सो उससे पहले अगर आप RGB यूज़ करना चाहते हैं डिफरेंट कलर के लिए, सो यहाँ से आप RGB कलर पिकर सेलेक्ट कर लें। कोई भी कलर आप यूज़ करना चाहें अपने बैकग्राउंड के लिए, सो यहाँ से आप इजीली जो कलर है वो सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ से रेड में मैं जाता हूँ, ऑरेंज में या रेड में। सो इस तरीके से आप जो ही आप यहाँ से मूव करेंगे सो आपके जो कलर्स हैं RGB ये चेंज होता जाएगा। सो R मीन्स रेड, G मीन्स ग्रीन एंड B मीन्स ब्लू। और A जो है हमारी ओपेसिटी है। सो आप ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो RGB में हमारे पास, GBA में हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि आप यहाँ पे अपने कलर की ओपेसिटी जो है वो बता सकते हैं। जैसे 0.5 का मतलब है 50%। सो 50% उस कलर की ओपेसिटी। तो इस तरीके से आप कोड यूज़ कर लें, उसे कॉपी कर लें एंड आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए। सो यहाँ पे मैंने 0.7 की हुई है यानी 70% ओपेसिटी। अगर मैं इसे 0.9 कर दूँ सो ये हमारे पास जो कलर है वो और भी डार्क हो जाएगा। सो अब ये 0.7 क्या है, सो RGBA में हमारे पास बेसिकली जो ओपेसिटी होती है वो 0.1 की रेंज से 1.0 की रेंज तक होती है। यानी 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 8, 9 उसके बाद 1.0। सो 0.1 का मतलब है 10% आपकी ओपेसिटी, 1.0 का मतलब है 100% ओपेसिटी। इस तरीके से अगर 0.2 हो तो 20% ओपेसिटी, 0.3 हो तो 30% ओपेसिटी। मैंने यहाँ पे 0.7 यूज़ किया हुआ है। सो इस मीन्स जो हमारा कलर है वो उसकी ओपेसिटी हम 70% यूज़ कर रहे हैं। सो जितनी आप ओपेसिटी ज़्यादा करेंगे उतना आपका कलर जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। अगर यहाँ से मैं 0.9 कर लूँ जिसका मतलब है 90%, अगर यहाँ से मैं इसे अपडेट करूँ सो अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो चुका है। हमारा बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है, लेकिन अब वो हमें ट्रांसपेरेंट इफेक्ट नहीं दे रहा। सो मैं इसे नॉर्मल 0.7 में अगेन कर लेता हूँ और उसे अपडेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि हम जो ही मूव स्क्रॉल डाउन करें हमारा लोगो जो है वो भी श्रिंक हो जाए, यानी उसका साइज़ जो है उसकी विड्थ जो है वो कम हो जाए। सो उसके लिए अगेन CSS का यूज़ करेंगे। सो यहाँ से मैं कोड जो है वो कॉपी कर लेता हूँ एंड उसे जाके अगेन कस्टम CSS में जाने के बाद यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। सो अपडेट, रिफ्रेश करते हैं, लेकिन जो ही मैं इसे मूव कर रहा हूँ कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि एलिमेंटर को पता नहीं है कि मैं इस वक्त इमेज की बात कर रहा हूँ। सो एलिमेंटर को नहीं पता, तो एलिमेंटर को कैसे पता चलेगा जब मैं उसे बताऊँगा कि इस इमेज को करना है। सो इस इमेज के लिए मुझे इसको ID देनी पड़ेगी, या तो इसे मैं ID दूंगा या इसे मैं क्लास दूंगा। सो मैं इसे क्लास दे देता हूँ, कोई भी नेम दे देता हूँ। सो आप इमेज को सेलेक्ट करें, जो हमारा इमेज का विजेट है आप इसे सेलेक्ट करें इस तरीके से। देन उसके बाद आप एडवांस में आएँ, आपको यहाँ पे कस्टम CSS ID और CSS क्लास का ऑप्शन होगा। सो यहाँ से मैं इसको लोगो दे देता हूँ, इसको एक नेम दे दिया है। सो अब आप देख रहे हैं कि ये
चेंज हो गया है। सो अगर इसे मैं नीचे मूव करता हूँ सो इसका जो जो लोगो है वो छोटा हो जाएगा हमारा, यानी श्रिंक हो जाएगा। सो इस तरीके से अब हमारे जो एलिमेंटर है उसे पता चल गया हम किसकी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने लोगो नेम यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए इसकी आईडी को मैंने लोगो दिया था। सो अब जो ही हम इसे रिफ़्रेश करेंगे, सो जो ही मैं इसे स्क्रॉल करूँगा सो हमारी जो लोगो है वो भी, उसकी विड्थ जो है वो कम हो जाएगी।